हरियाणा की हार का शोर, कांग्रेस का भाव कमजोर। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और भारत की बात में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से 15-16 दिन पहले तक कांग्रेस का सियासी सेंसेक्स हाई था, लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसने मानो कांग्रेस के पॉलिटिकल कैलेंडर को सरेंडर मोड में ला दिया। बीते 24 घंटे की 2 तस्वीरें कांग्रेस के सरेंडर की पूरी पिक्चर क्लियर कर रही हैं। पहले एक रिपोर्ट से शुरू करते हैं, फिर विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मंच सजा था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कुर्सियों पर विराजमान हुए और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सभी 9 सीट छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से हाथ खड़ी करने वाली कांग्रेस ने अब फैसले के पक्ष में जो दलीलें दी वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। कहा कि अपने उम्मीदवार उतार दे तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर होती। ये पूरी तरीके से सरकार जंगल राज पे काम कर रही है। इसका जवाब देने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा। लेकिन कांग्रेस को चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या थी? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। हम सब लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन आज जो स्थितियां बनी है उसमें मजबूती के साथ खड़ा है। ये कांग्रेस के सरेंडर शो का चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 20 घंटे पहले मुंबई से रिलीज हो चुका था, जब महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान किया था। निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। और इसी के साथ कांग्रेस जो महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा से महाराष्ट्र विधानसभा तक गठबंधन की सभी पार्टियों के मुकाबले जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो सीट बंटवारे के मामले में सबके साथ एक ही पायदान पर खड़ी हो गई। इस बात पर विरोधी मजे ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दबाने, कमजोर करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को एक टूटी हुई शिवसेना उबाठा अपने बराबर लाके खड़ी कर। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग घोषणा की गई है उसमें तीनों में से कोई सत्ता में आने की स्थिति में नहीं। एक दूसरे से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई से 20 घंटे के भीतर जो 2 तस्वीरें सामने आई, उनका मैसेज एक है। यूपी से महाराष्ट्र तक कांग्रेस सरेंडर मोड में दिखाई दे रही है। सहयोगियों के आगे कांग्रेस के आत्मसमर्पण का मुंबई में एक और प्रमाण दिखा, जब मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ पार्टी नेता और मलाड से विधायक असलम शेख के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर चली गईं। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें उसी मुलाकात के बाद की हैं, जब वर्षा गायकवाड़ उद्धव ठाकरे के घर से बाहर निकल रही थी। हमारी टीम को पता चला कि वर्षा गायकवाड़ उद्धव ठाकरे से बांद्रा ईस्ट, भायखला और धारावी की सीट मांगने पहुंची थी, जिन्हें उद्धव छोड़ने को तैयार नहीं है। खास बात यह, इस बार सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस पर सबसे तीखे हमले भी उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं किए थे। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई की क्षमता पर सवाल तक उठा दिए गए थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा खुशी भी वहीं दिखाई दे रही है। हम आपको आदित्य ठाकरे की बात सुनवाते हैं। We are about to form government in Maharashtra and that is for sure. What is important is महाविकास आघाड़ी will win. हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। तो आपने सुना आदित्य ठाकरे को। अब देखिए, सवाल कई हैं। सवाल तो अब यह भी है कि हम आखिर कांग्रेस के सरेंडर मोड में जाने की बात क्यों कर रहे हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को आपको समझना होगा, और उसके लिए मैं आपको इस स्क्रीन पर ले आया हूं। ये जो बड़ी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमाइएगा। 2024 यानी इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस ने 13, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसने 9 और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। अब एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 9, शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीट जीती थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। इन नतीजों से उत्साहित कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखा रही थी। महाराष्ट्र में वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी, लेकिन खुद को बड़ा भाई मानकर 105 से 110 सीटें मांग रही थी, उस पर दावा ठोक रही थी। हरियाणा में उसके तेवर और कड़े थे। उसने आम आदमी पार्टी का गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया
अकेले चुनाव लड़ा, सरकार बनाने की तैयारी तक शुरू हो गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पासा ही पलट गया और इसके बाद से ही कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हिलने लगा, उसका गणित गड़बड़ाने लगा। यूपी उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी से 9 में से 5 सीट मांग रही थी, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, महागठबंधन में होने के बावजूद उसे एक भी सीट नहीं मिली। वैसे यहां वो दावा भी नहीं कर रही थी। अब अगर झारखंड की बात कर लें, बिहार के बाद झारखंड में कांग्रेस पिछली बार 31 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार जेएमएम उसे 27 सीट पर समेटने की तैयारी में है और महाराष्ट्र में वो 110 पर दावा कर रही थी, लेकिन उसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बराबर 85 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अब देखिए, ये तो सच है कि कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता से पिछले 10 सालों से बाहर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब नहीं रहा। जितनी कम सीट इस बार लड़ रही है, उतनी कम सीट पर पहले कभी नहीं लड़ी। 2019 में कांग्रेस 147 सीट पर लड़ी और 44 सीट पर जीती। 2014 में 287 सीट पर लड़कर 42 सीटें जीती थी। और हैरत की बात तो यह कि महाराष्ट्र में इस बार सहयोगियों ने कांग्रेस को पहले तो 85 सीटों पर समेटा और अब बिना नाम लिए जो कुछ कह रहे हैं उसे आप कांग्रेस को दिया जा रहा दिलासा ही कह सकते हैं। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है। देखो, सेंचुरी के नजदीक हम आए, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे, 85 तक पहुंच गए ना। और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच खत्म नहीं हुए। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के पास बिग ब्रदर बनने का मौका बाकी है। इसकी वजह है वो 15 सीटें जिन पर महाविकास अघाड़ी में अभी बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस इनमें से कम 6 सीट भी लेने में सफल हो गई तो वो गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली पार्टी बनकर खुद को बड़ा भाई कह सकती है। अब जहां तक सीटों के बंटवारे का विवाद है, तो उससे महायुति यानी एनडीए भी महाराष्ट्र में अछूता नहीं। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी और यह तय हुआ कि अगली बैठक मुंबई में होगी और फिर उसके बाद उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी होगी। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे। गृह मंत्री के घर पर महायुति के नेताओं की बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस बैठक में एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार तक शामिल हुए। महाराष्ट्र में नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन महायुति यानी सत्ताधारी गठबंधन ने अब तक सभी सीटों पर न तो उम्मीदवारों का ऐलान किया है और न ही कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तय किया है। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में एक सीट पर तीनों दलों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा हुई। हर सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति पर भी बात हुई। जिस वक्त दिल्ली में तीनों दलों के नेता मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त मुंबई में अजित पवार की एनसीपी के अध्यक्ष समीर भुजबल, जो कि छगन भुजबल के भतीजे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। समीर भुजबल जिस नांदगांव सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सीट शिवसेना के खाते में है। नाराज समीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इन सब के बीच महायुति को सत्ता में वापस लाने के लिए पीएम के प्रचार का प्लान तय हो गया है। 5 नवंबर को पीएम चुनावी रैली शुरू करेंगे। पहले राउंड में 14 नवंबर तक अलग अलग इलाकों में रैलियां करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।